हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट क्वार्टर फोर के आ चुके हैं और इसके क्वार्टर फोर का रिजल्ट ये क्या कहलाता है। क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके लीडिंग बाय द प्रमोटर नहीं है, एफआईएज नहीं है, डीआईएज है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों भाई, वो भी नहीं तो कौन है, पब्लिक ही इसको लीड कर रही है। मैक्सिमम परसेंटेज पब्लिक का 45% से ऊपर लेके पकड़ी है। तो पब्लिक का ये वायरल बैंक है और इसमें क्या ऐसा है जिसको एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुलेट पॉइंट आप देख लीजिए। आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक क्वार्टर फोर रिजल्ट हाइलाइट्स नेट प्रॉफिट डाउन 58% ईयर ऑन ईयर 304 करोड़। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यू फोर रिजल्ट स्टैंड अलोन पैट fall 58% year on year 304 crore and net interest income up 9%. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डिविडेंड 2025 अनाउंस चेक एंड जीएनपी। तो ये बुलेट्स पॉइंट दिखाने का मतलब है कि न्यूज़ किस तरीके से बात करती है और न्यूज़ के बात करने के बाद उसमें मुझे क्या चेक करना है जब हम बैलेंस शीट को चेकआउट करने जाएं। तो इससे मुझे ओवरऑल समरी ये पता चल रहा है कि भाई इनकी प्रॉफिट तो गिरी है, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है। 2 पॉइंट मुझे हम लोगों को मिल चुके हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डिविडेंड ₹0.25 25 पैसा डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पोजीशन क्या 66 रुपए पे चल रहा है। 46,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट मार्केट कैप है और 32 के पी पे चल रहा है। क्या 32 के पी पे बैंक सस्टेन करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट्स में बताइए। दूसरा चीज, इसका सेल्स 15% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। ईबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन 3% से डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट 60% से डाउन हुआ ईयर ऑन ईयर एंड ईपीएस ग्रोथ में 62% की गिरावट आई है। अब क्या ये क्वार्टरली बेसिस पे देखे क्या है? क्वार्टरली बेसिस पे 9,373 करोड़ का था जो कि 9,400 है, क्वार्टरली में बढ़ गया है। ओके, देन क्वार्टरली में ईबिटा क्या है, 3,083 था, 2,954 हो गया है, ईबिटा घट गया है। देन क्वार्टरली में नेट प्रॉफिट क्या है, 304 करोड़ का था, 294 है, ये भी घट गया है। देन क्वार्टरली में ईपीएस 0.96 का था जो कि ईपीएस 440 का, ये भी क्वार्टरली घट गया है। तो क्वार्टरली में सेल्स बढ़ा है, देन आपको क्वार्टरली में ईबिटा घटी है, प्रॉफिट घटा है और ईपीएस घटा है। और ईयरली बेसिस पे देखा जाए, ईयरली क्वार्टर में देखा तो सेल्स बढ़ा है, बाकी सब गिर गया। ये मोटा मोटी समरी आ गया। अब ये क्यों ऐसा हुआ, इसके डिटेल एनालिसिस हम लोग करने के लिए चलते हैं। हम लोग आईडीएफसी के जो रिजल्ट का एनालिसिस है, इनके बैलेंस शीट और स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के लिए डायरेक्ट बैलेंस शीट इशू पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वार्टरली पे देखेंगे। और इसका डिटेल, चूंकि परसेंटेज वाइज इसमें ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा, चूंकि ये रिलीज कल हुआ है और आज हम लोग इनको एनालिसिस, परसों रिलीज हुआ है, आज हम लोगों का इसको एनालिसिस करें। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये देखिए मेन पॉइंट पे हमारे इंटरेस्ट अर्न 2025 का डेटा, दिसंबर 2024 का डेटा। 2024 में क्या था इंटरेस्ट हमारा, 9,373 करोड़ का था। उसके अगेंस्ट में क्या है, 9,412 करोड़, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। ओके, अदर इनकम, इंटरेस्ट के अलावा इनकम कहाँ से आती है, नॉट इंटरेस्ट इनकम में 1,779 करोड़ का था जो कि 1,895 करोड़ है, यहाँ भी ग्रोथ दिख रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 4,440 करोड़ का है, उसके जगह पे क्या आके बढ़ के आ गया 4,505 करोड़ का। एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, जिस हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ रहा है एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, नो प्रॉब्लम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिसंबर 2024 में 4,922 करोड़ का था जो कि अभी 4,990 करोड़ का है, यहाँ भी बढ़ गया। टोटल प्रोविजनिंग मतलब जो नेट एनपीए चीज़ होने वाली है, जिस पे जो पैसा नहीं आना है, प्रोविजनिंग का ज़्यादा डिटेल हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में, बैंक फंडामेंटल एनालिसिस में। प्रोविजनिंग पहले जो करके रख रही थी 2024 के हिसाब से, दिसंबर के हिसाब से 1,337 करोड़ का प्रोविजनिंग करके रख रही थी जो कि 1,450 करोड़ का प्रोविजनिंग अभी करके रख रही है कंपनी। तो प्रोविजनिंग उस हिसाब से बढ़ा है, यानी नेट एनपीए की संभावना इनकी बड़ी है ग्रॉस एनपीए के लिए।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 421 करोड़ का है, जो कि दिसंबर 2025 में 361 करोड़ का है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका गिर चुका है सभी कुछ देने के बाद। रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट गिर गया, यहाँ ये पॉइंट है प्रॉफिट गिरने का। और मेन रीजन इसमें प्रॉफिट घटने का कारण क्या होगा कि प्रोविजन जिस हिसाब से ये बढ़ गया, ये प्रोविजन बढ़ गया, ये प्रोविजनिंग ने आपके प्रॉफिट प्रॉफिट को खा लिया है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काट करके, तो यहाँ पे इसमें ग्रोथ है लेकिन प्रोविजनिंग करके जा रहा है तो माइनस हो जा रहा है। देन डिस्कस का टैक्स देखिए 81 करोड़ का है, जो कि 57 करोड़ का आ चुका है। नेट प्रॉफिट सब कुछ काट छाट के प्योर नेट हमको हाथ तो हाथ में कितना आ रहा है, 339 करोड़ का था 304 करोड़ आ रहा है। तो उसके हिसाब से भी हमारा करीब करीब 10% आपको क्वार्टर टू क्वार्टर में गिर चुका है प्रॉफिट। प्रोविजनिंग आपने कर लिया है, जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट के हिसाब से नेट एनपीए क्या आ रही है, पहले 0.52 थी अभी 0.53 आ रही है। तो आपकी एनपीए बढ़ रहा है। एनपीए हमारा क्या होना चाहिए, एनपीए 0.5 से नीचे होना चाहिए, इससे थोड़ा तो ऊपर है लेकिन डाउन ट्रेंड एनपीए होनी चाहिए। ग्रोथ यहाँ पे अप ट्रेंड में है, पहला पॉइंट। दूसरा ग्रॉस एनपीए कितनी होनी चाहिए, 1 और 2 के बीच में। चलिए यहाँ पे ठीक है, 1 और 2 के बीच में है, 1.94 पहले था, 1.87 आ रहा है। तो 87 ग्रॉस एनपीए में तो गिरावट है। ओवरऑल हमारा पैसा कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसमें तो गिरावट है। नेट एनपीए फिर बढ़ जा रही है, उसके लिए प्रोविजनिंग मुझे ज़्यादा रखना पड़ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं कितनी होनी चाहिए। रिटर्न ऑन एसेट ऑलवेज 1 से ऊपर होनी चाहिए। आपके पूरे एसेट पे जो रिटर्न आ रहा है कम से कम 1% तो आना चाहिए। तो 1 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.41 पहले था, जो कि 0.36 घट गया। रिटर्न ऑन एसेट, जिनके ये एसेट धीरे धीरे ये कंपनी के डाइल्यूट हो रही है, ये सबसे नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आ रहा है, जो कि 1 से ऊपर होना है। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, काम तो कर रही है इंटरेस्ट पे ऊपर के में, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना निकल के आ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे पूरा इंटरेस्ट इनकम और सर्विसेज को दे करके 3.63 का था, 3.23 है, वो ये भी गिर रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए क्वार्टर टू क्वार्टर में, अगर आप बढ़िया से देखें इस चीज़ को, तो आईडीएफसी में प्रॉब्लम्स क्या है, एनपीए बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन एसेट आपका 1 से कम है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपका 3.5% से तो ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 2.5% से नेट प्रॉफिट मार्जिन तो ऊपर थे, 3.25 का है, लेकिन पहले से भी आपका प्रॉफिट गिर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर में पब्लिक 45% लीड कर रही है, डीआईएस ने 28% दाव लगाया है, एफआईएस ने 25% दाव लगाया है। प्रमोटर में कोई नहीं है, अदर कोई नहीं है, तो पब्लिक इसको लीड कर रही है। पब्लिक इंटेंसिव बैंक के बन के रह गई आईडीएफसी। अब इनका कंपैरिजन मेन बैंकों के साथ देख सकते हैं, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, जो कि प्राइवेट 6 लीडिंग बैंक है, एएमयू बैंक, आईडीएफसी बैंक। तो आईडीएफसी बैंक पी के सबसे पॉइंट पी के पोजीशन के पीबी के पोजीशन के हिसाब से देखें तो प्राइस टू बुक के हिसाब से 1.28 का प्राइस टू बुक चल रहा है, जो कि ठीक है, सस्ता है, 1 से ऊपर होनी चाहिए, 1.35 का है, तो उस हिसाब से ये सस्ता तो है। और के कंपेरिजन में देखिए, एक्सेस का 2 है, आईडीबीआई का 1 है, 1.83 है, इंडसइंड का 0.97 है, यस बैंक का 1.17 है, एयू का 2.93 है। अब पी के हिसाब से देखिए, पी इनका 24 का चल रहा है, आईडीएफसी का पी 24 का चल रहा है। अगर कंपैरिजन करें औरों के पी से, एक्सेस का 13 का पी है, आईडीबीआई का 12 का पी है, इंडसइंड का 8 का पी है, यस बैंक का 23 का पी है, एयू स्मॉल फाइनेंस का 23 का पी है। तो पी भी थोड़ा फास्ट है, हेवी है। एंड ईपीएस देखिए, इस हिसाब से ईपीएस हमारी आ रही है आईडीएफसी की 2.66, एएमयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 28 का ईपीएस आ रहा है, इंडसइंड बैंक का 92 का ईपीएस आ रहा है, और एक्सिस बैंक 85 के इस पे थे। ईपीएस अर्निंग पर शेयर इसमें कम है। आरओई की बात करें, आरओई हमारा 10 का आरओई आ रहा है। रिटर्न इक्विटी बैंक के 12% से ऊपर आरओई मेंटेन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहाँ मेंटेन हो रहा है भाई, 10 हो रहा है, और बाकी सब देखिए, एक्सेस का 13 का है, 18 का है, आईडीबीआई का 14 का है, इंडसइंड का 15 का है, यस बैंक का 3 का है, ये 13 का, एएमयू स्मॉल फाइनेंस का 13 का है, और आईडीएफसी का 10 का है। तो उस हिसाब से डाउनफॉल है। नेक्स्ट पॉइंट आप आ जाइए, आरओए, रिटर्न ऑन एसेट। जैसे हमने बोला 1.1
हाँ, ईयरली बेसिस पे रिटर्न ऑन एसेट, वो क्वार्टरली बेसिस था, रिटर्न ऑन एसेट 1.1 का है, 1 से ऊपर का रिटर्न है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट ईयरली बेसिस पे, वो क्वार्टरली हमने बताया था 1 से कम आ रही थी। अब रिटर्न ऑन एसेट दूसरे के कंपेरिजन देखिए, एक्सेस के हिसाब से 1.78 का रिटर्न ऑन एसेट है, आईडीबीआई का 1.62 है, इंडसइंड का 1.84 है, और एक्सेस का 3.33 है, और एएमयू का 1.54 है, और आईडीबीआई का, आईडीएफसी का 1.10 का एसेट है, 1 से ऊपर है, ठीक ठाक है। एनपीए, नेट एनपीए की बात करें ईयरली बेसिस पे 0.60 का, वो क्वार्टरली हमने बताया था। नेट एनपीए इनका 0.60 है, और नेट एनपीए दूसरे से कंपैरिजन करें तो देखें, एक्सेस का 0.34 है, आईडीबीआई का 0.34 है, इंडसइंड का 0.57 है, एक्सेस जो कि प्राइवेटों में थोड़ा पीटा हुआ बैंक है, उसका 0.58 है। तो आपका आईडीबीआई का नेट एनपीए अगर एक्सेस से भी बुरा है। सीआर, नेट एनपीए आपका खराब है तो कवरेज रेशियो क्या है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या है, कि आपने बैंक में कितना कैपिटल रखा है, ये सब नेट एनपीए को कवरअप के लिए। तो इन्होंने आईडीएफसी ने 16% रखा है, और एक्सेस इसका कंपेरिजन करें तो 15% इन्होंने रखा है, एएमयू स्मॉल ने 20% रखा है। तो ठीक है, हमारा प्राइवेट बैंक का 12% से ऊपर रहना चाहिए, उसके हिसाब से 16 है, 20 है, ठीक है, सीआर ओके ओके। अब आरओई का क्या हो रहा है, आरओई हमारा ग्रोथ पोटेंशियल में क्या है, 10 का था पहले, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 10% का ग्रोथ कर रही है, पहले 5 ईयर्स के एवरेज के हिसाब से तो इम्प्रूवमेंट है, 5 ईयर्स के एवरेज के हिसाब से देखें तो आरओई में इम्प्रूवमेंट है, इस तरीके से आरओई जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आरओई ठीक ठाक है, 10-12 मिलना चाहिए, अगर अभी 10 मिल रही है तो हो सकता है आगे में इम्प्रूवमेंट, अर्निंग आ जाए पॉजिटिव हो जाए तो इम्प्रूव हो जाए। रिटर्न ऑन एसेट देख सकते हैं कि 1.1 का चल रहा है अभी रिटर्न ऑन एसेट, लास्ट ईयर में 1 से नीचे था, 5 ईयर्स का एवरेज देखें तो 0.16 था, उस हिसाब से एसेट में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है, अभी 1.1 का एसेट हो रही है, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कि डाउन होनी चाहिए, तो उस हिसाब से 0.6 का दिख रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऊपर से ग्रेजुअली डाउन हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट क्वार्टर टू राइज हो रहा है, तो उस हिसाब से नेट एनपीए 5 से नीचे होना चाहिए, अभी 0.6 है, तो ऑलमोस्ट बेंच लाइन पे है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी का मेन मार्जिन है, इसी पे प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ग्रोथ है, आपको 5.84 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अगर की स्ट्रेंथ की बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जबकि ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का भी नहीं है, जो कि इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ रहा है इंटरेस्ट के थ्रू। तो पैसा जो दे रही है और पैसा जो ले रही है, वो दोनों के डिफरेंस में जो इनको इनकम मिल करके आ रहा है 0.84 आ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये देखिए 4.4 से स्टार्ट की थी, और ये भी 6 के आसपास जाके खड़ी है। जैसे मैंने कार के बारे में बताया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12% रखने का है, 16% रख रही है, यहाँ कोई कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, जो ये इंटरेस्ट दे रही है, सभी कुछ को जो कॉस्ट कर रही है, लाइबिलिटी क्या आ रहा है, 5% से ऊपर आ रहा है, 5.552, जो कि 2 से 3% से नीचे होना चाहिए, बेटर होता है। जैसे कि पी का बताया, पी थोड़ी सी 23-24 के पी के से ऊपर है, तो आपका तो पीजी देखिए 1 के ऊपर चला गया, इस हिसाब से पीजी पी के हिसाब से ये बैंक ओवर वैल्यूड दिख रही है। एडवांस में ग्रोथ मतलब लोन जो दे रही है, एडवांस पे कर रही है, लोन जो बांट रही है, उसमें 28% का ग्रोथ है, ये ग्रोथ पोटेंशियल मोटा मोटे ठीक ठाक है, 28% के हिसाब से ग्रो कर रही है बैंक। नेक्स्ट है कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में इंप्रूवमेंट क्या दिख रहा है, 40 और 60 के बीच, 40 से ऊपर होना चाहिए, तो ये करीब करीब आपका 50 का 47 है, तो कासा भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक इनका चल रहा है। तो फ्रेंड, जिस तरह से आईडीएफसी के हमने कंप्लीट एनालिसिस करके बताया, न्यूज़ ट्रेंड बताया, किस हिसाब से ईयर ईयर क्वार्टर में ग्रोथ में किस तरफ से मार खा रही है, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में जो 60% का नुकसान हो रहा है, यो प्रोविजन के कारण हो रहा है, इसके कारण भी हमने इसको एनालिसिस करके बताया है। और उसको बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे देखते हैं, कैसे की पैरामीटर पे देखते हैं, ये तो 15 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है, लेकिन आपको 2 to 5 मिनट्स के अंदर बैंकिंग स्टॉक को एनालिसिस करना है, तो 2-4 बैलेंस शीट को आपको रिव्यू करके देखते रहना पड़ेगा, और जिसके कारण जब तक आप 2 से 5 मिनट्स में एक स्टॉक को एनालिसिस नहीं करते, तब तक आपको फंडामेंटल कंप्लीट
ज्ञान नहीं हो पाया है। इसके लिए इस तरह के ज्ञान के लिए 2 टू 5 मिनट्स के अंदर एनालिसिस करने के लिए इस चैनल पे बने रहे और लर्निंग करते रहें, जिसके कारण आने वाले समय में लर्निंग के कारण ही आपकी अर्निंग टिकाऊ बनी रहेगी, वरना यूँ स्टॉक मार्केट का जो पोजीशन है, पैसा आने के साथ चला जाएगा। इसलिए ज्ञान लेना ज़रूरी है और सटीक ज्ञान और कंप्लीट ज्ञान होना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और बैंकिंग से स्पेशलाइजेशन कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि एक फंडामेंटल एनालिसिस में एक ट्रेंडिंग वीडियो और बहुत सारे सीरीज ऑफ सेशन चालू है, और इसमें हम ज़्यादातर बैंकिंग को कवर कर रहे हैं अभी, चूँकि बहुत कम लोगों को बैंकिंग में कंसंट्रेशन है, और बहुत सारे की पैरामीटर और इसके बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे आते हैं जिसमें समझने में दिक्कत होती है, तो हमको बहुत ईज़ी और ईज़ी लैंग्वेज में हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।